नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सेक्शन 6 से शुरू करेंगे। सेक्शन 6 है आपका जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। तो द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है? कोई भी प्रोसीडिंग सेक्शन 5 में जो चलेगी वो किसी भी चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वेयर ही रिसाइड और लास्ट रिसाइडेड, या तो वो रहता है या पहले रह चुका है, और वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड्स, जहाँ बच्चे और रिलेटिव रिसाइड करते हैं। लास्ट रिसाइडेड मतलब जो इससे पहले जो रह रहा था, कहाँ रह रहा था, वहाँ भी हम जो है कर सकते हैं। सेकंड जो क्लॉज है वो क्या कहती है? ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद द ट्रिब्यूनल सेल, यानी कि ट्रिब्यूनल की ड्यूटी है, सेल इशू अ पर्सन, ठीक है, इशू अ प्रोसेस, यानी कि कुछ प्रोसेस आपका सामान इशू करेगा फॉर प्रोक्योरिंग दी प्रजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट होम द एप्लीकेशन इज फाइल्ड, कि उनको जो है उनकी उपस्थिति को प्रोक्योर करने के लिए आप जो है एक जो है ट्रिब्यूनल प्रोसेस इशू करेगा उन चिल्ड्रन और रिलेटिव को वहाँ बुलाने के लिए, ठीक है, उनकी उपस्थिति को प्रोक्योर करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 6 क्लॉज 3 क्या कहता है कि फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव द ट्रिब्यूनल शेल हैव पावर ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड अंडर द CRPC 1973। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि मतलब उनकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए जो ट्रिब्यूनल की पावर होगी बिल्कुल सेम ऐसी होगी जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर है CRPC 1973 के तहत। उसके बाद सेक्शन 6 क्लॉज 4 कहता है ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट whom an order of payment of maintenance is proposed to be made and shall be recorded in manner prescribed for summon cases। तो इस केस में जो भी एविडेंस इस प्रोसीडिंग में लिए जाएंगे वो चिल्ड्रन और रिलेटिव की प्रेजेंस में लिए जाएंगे जिनके अगेंस्ट, ठीक है, जो मेंटेनेंस प्रपोज की गई, यानी कि मतलब उनके खिलाफ जो है पेमेंट बनाई जा सकती है, उन बच्चों के खिलाफ जो है हम जो है जो भी एविडेंस लेंगे वो उनकी प्रेजेंस में ही लेंगे। एंड सेल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर, और उस मैनर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, उस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसे कि समन केस हो। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो इसका क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, दैट द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विसेज, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल संतुष्ट होता है कि जो चिल्ड्रन हैं जिनके खिलाफ की ऑर्डर मेड आउट किया गया है या प्रपोज टू बी मेड है, तो वो क्या करेंगे, वो विलफुली अवॉइड कर रहे हैं सर्विस को या विलफुली नेग्लेक्ट कर रहे हैं ट्रिब्यूनल को अटेंड करने के लिए, तो ट्रिब्यूनल मे प्रोसीड टू हियर एंड डिटरमिन द केस एक्स पार्टे, तो उनके खिलाफ जो है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग आपकी प्रोसीड करेगी। वेयर द चिल्ड्रन और रिलेटिव इज रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, अगर चिल्ड्रन और रिलेटिव जो हैं वो बाहर रह रहे हैं भारत से, तो द समन शैल बी सर्व्ड बाय द ट्रिब्यूनल थ्रू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अगर चिल्ड्रन और रिलेटिव इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो समन उस प्रकार से सर्व किए जाएंगे, उस अथॉरिटीज़ के द्वारा सर्व किए जाएंगे जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में आपका स्पेसिफाई करेगी। उसके बाद सेक्शन 6 क्लॉज 6 कहता है आपका द ट्रिब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, ट्रिब्यूनल जो है एप्लीकेशन सुनने से पहले क्या करेगी, मे रिफर द सेम टू अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड सच कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज फाइंडिंग विदिन 1 मंथ, ठीक है, यानी कि जो ट्रिब्यूनल होगा मामले सुनने से पहले उसको कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने जो है रेफ़र करेगा, और जो है कंसिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो 1 महीने के अंदर अपनी फाइंडिंग को सबमिट करे। एंड इफ़ अमेकेबल सेटलमेंट हैज़ बीन मेड आउट, अगर एक कोई साधारण मतलब अमेकेबल सेटलमेंट पे वो पहुंच जाते हैं, यानी कि आपस में समझौते पे पहुंच जाते हैं, तो द ट्रिब्यूनल की जो ड्यूटी है
shall pass in order to that effect, मतलब उस प्रकार से वो उस ऑर्डर को पास कर देगा कि भैया इनका समझौता करा दिया जाए। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, इस सेक्शन के हिसाब से, इस सब सेक्शन के हिसाब से कंसिलिएशन ऑफिसर मतलब क्या होता है? कंसिलिएशन ऑफिसर मतलब होता है कोई भी पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या तो कोई पर्सन या कोई रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी संगठन का, referred to in explanation subsection 1 of section 5 of maintenance officer designated by state government under subsection 1 of section 18 or any other person nominated by tribunal for this purpose। यानी कि कॉन्सुलेशन ऑफिसर वो बंदे होंगे या वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कि सेक्शन 5 के क्लॉज सबसेक्शन 1 में आपके एक्सप्लेन किए गए हैं, या फिर कोई भी मेंटेनेंस ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट आपका डेजिग्नेट करती है सेक्शन 18 क्लॉज 1 उसके सबसेक्शन 1 में, या फिर कोई भी बंदा जो ट्रिब्यूनल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। तो ये आपका सेक्शन 6 जो है कंप्लीट होता है। नाउ सेक्शन 7 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आपका पहला क्लॉज आप देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज है आपका द स्टेट गवर्नमेंट सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट constitute for each subdivisions one or more tribunals as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating and deciding upon the order of maintenance under section 5। तो ये इसका कहने का मतलब ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेल मतलब ड्यूटी बाउंड है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 month, 6 month के अंदर इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है। और ये जो है हर एक सब डिविजन्स में होगा, हर एक सब डिविजन्स में एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल हो सकते हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में आपका स्पेसिफाई होगा। अब वो किस पर्पज़ के लिए होंगे? फॉर द पर्पज़ ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस आपका सेक्शन 5 के तहत बनाना है उस ऑर्डर को एडजुडिकेट और डिसाइड करने के लिए। अब सेक्शन 7 का क्लॉज 2 क्या कहता है? द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, यानी कि जो आपका ट्रिब्यूनल होगा वो उस ऑफिसर के द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा जो कि सब डिविजनल ऑफिसर से कम रैंक की ना हो, कम रैंक का ना हो। उसके बाद 7 क्लॉज 3 क्या कहता है? वेयर 2 और मोर ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, जहां 2 या 2 से अधिक ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं किसी भी एरिया के लिए, द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या तो जनरल ऑर्डर के या स्पेशल ऑर्डर से रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं किसी भी एरिया में तो स्टेट गवर्नमेंट या तो जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से रेगुलेट करेगा कि मतलब रेगुलेशन किस चीज़ का करेगा कि किसको क्या बिजनेस दिया जाए, ठीक है, ये आपका रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उसके बाद सेक्शन 8 आपका आ जाता है समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के केस में समरी प्रोसीजर। इन होल्डिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5, अब इंक्वायरी किस चीज़ के लिए हम होल्ड करते हैं सेक्शन 5 में? टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, वो हम देख ही चुके हैं पहले, तो इसमें अभी पढ़ते हैं आपका सेक्शन 8 क्लॉज 1। इन होल्डिंग एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल मे सब्जेक्ट टू एनी रूल्स that may be prescribed by state government in this behalf follow such summary procedure as it deems fit। तो ट्रिब्यूनल जो है समरी प्रोसीजर फॉलो करेगा, सिंपली इसका मीन यही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपका प्रेस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद 8 क्लॉज 2 क्या कहता है? द ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ and of enforcing the attendance of witness and of compelling the discovery and production of documents and material object and for other purposes as may be prescribed।
यानी कि जो ट्रिब्यूनल होगा वो सारी सिविल कोर्ट की पावर रखेगा। अब सारी सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है? सबसे पहले फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, यानी कि ओथ पे एविडेंस लेने की पावर। दूसरा, ऑफ इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड ऑफ कंपेलिंग, ठीक है, यानी कि जो अटेंडेंस ऑफ विटनेस को इन्फोर्स करना। उसके बाद कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एविडेंस के पर्पज़ के लिए जो भी है उसकी डिस्कवरी और प्रोडक्शन जो भी डॉक्यूमेंट का है या मटेरियल ऑब्जेक्ट का है उसको कंपेल करना। फोर्थ आपका, एंड फॉर एनी सच अदर पर्पज़ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए, ठीक। तो आपका सिंपली आप ये समझ लीजिए कि वो सिविल कोड की सारी पावर को यूज़ करेगा। अब इसमें जो है सेक्शन 8 क्लॉज जो 3 कहता है, क्या कहता है? सब्जेक्ट टू एनी रूल दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट टू एनी रूल दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ द ट्रिब्यूनल में, यानी कि ट्रिब्यूनल जो है सब्जेक्ट करे होगा किस चीज़ का? कोई भी रूल अगर मेड आउट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू एनी रूल, ठीक है, the tribunal may, for the purpose of adjudicating and deciding upon any claim for maintenance, choose one or more person possessing special knowledge or any matter relevant to the inquiry to assist it in holding the inquiry। यानी कि ट्रिब्यूनल क्या करेगा? फॉर द पर्पज़ ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन एनी क्लेम ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि किसी भी मामले को एडजुडिकेट या डिसाइड करने मेंटेनेंस के क्लेम को, तो क्या करेगा? किसी भी बंदे को चूज़ कर लेगा जो कि स्पेशल नॉलेज रखता है इन मैटर्स में, ठीक है, कि भाई इंक्वायरी कैसे होल्ड किया जाए, ठीक, तो वो जो है उसको असिस्ट कर देगा। ये आपका मेन सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपली आप वैसे भी समझ सकते हैं।